हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल। मैं हूं शशिकांत मिश्रा। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी द्वारा होने वाली एनडीए फर्स्ट 2023 एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में। जैसा कि मालूम है कि 16 अप्रैल 2023 को, यानी कि संडे को, इसी संडे को जो परसों है, वो एग्ज़ाम है। उसको कैसे क्लियर करें, मात्र एक दिन का समय और बचा है हमारे पास, तो उसको स्ट्रेटजिक तौर पे कैसे अपनाएं ताकि आप हमने जो भी पढ़ा है उसको 100% उसको यूटिलाइज कर पाएँ, दे सकें, ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके, श्योर हो सके। तो उसके लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक एनडीए में एक मैथ्स का पेपर 300 और दूसरा जीएस का पेपर, जो कंबाइंड पेपर आता है जीएस और इंग्लिश का, 600 नंबर का, यानी टोटल 900 नंबर्स के होते हैं। तो क्वालिफाई करने के लिए, नहीं, मेरिट में आने के लिए आप क्या करना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे उस एक दिन को यूटिलाइज कर पाए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतना अपना लीजिएगा तो बेफिक्र होकर एग्जाम में जाइएगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बिल्कुल कूल माइंड से होके जाइएगा तो पक्का होगा। तो करना क्या है कि जिन्होंने मैथ्स तैयार किया, पूरे साल भर दिया, अच्छे से पढ़ा है, उनके लिए तो अच्छी चीज़ है कि मैथ्स का पोर्शन उनका तैयार है, क्योंकि एक दिन में मैथ्स में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। हाँ, कुछ अगर स्पेशल फार्मूलेज हैं, स्पेशल रूल्स हैं, स्पेशल क्वेश्चंस हैं, तो उनको बस फोकस कर लें कुछ समय के लिए। अदरवाइज ये संभव नहीं है कि आप सारे टॉपिक्स जो हैं वो अलग अलग मैथ्स में तैयार कर पाएँ। तो जिन्होंने फोकस किया, तैयारी किया, उनके लिए तो अच्छी चीज़ है। जिन्होंने नहीं कर पाए वो फिर तैयारी करते रहें, मैथ्स को अच्छा करें, क्योंकि विदाउट मैथ्स के सिलेक्शन जो है वो नामुमकिन है, एक तरीके से नहीं हो सकता। दूसरा जो करना है, जिसमें हमारे पास एक दिन का समय भी महत्वपूर्ण है, सफिशियंट है कि हम कैसे जो रिपीट कर सके, रिकॉल कर सके मेमोरीज को, उन सब्जेक्ट्स को या उन नोट्स को। तो हम किस स्ट्रेटजी के तहत उनको रिकॉल करें ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम अचीव कर पाएँ। तो उनको प्रेफरेंसेस देते हुए हम पढ़ाई कर लेंगे तो एक दिन हमारे लिए बहुत काफ़ी है ताकि हम उसको रिकॉल कर पाएँ। जैसे मैथ्स का जो पेपर होता है, एक पेपर, उसको काउंटर पार्ट करने के लिए जीएस में सबसे ज़्यादा पोर्शन जो होता है एनडीए के सेकेंड पेपर में, वो होता है बायो साइंस का। तो मैथ्स को काउंटर पार्ट करने के लिए बायो, यानी कि समझ सकते हैं कि मैथ्स अगर अच्छा पूछता है तो बायो भी अच्छा पूछता है एनडीए में। तो जिन लोगों ने मैथ्स के साथ साथ बायो पे भी अच्छा ध्यान दिया, पढ़ा है, उसके लिए नोट्स बनाया है, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कल के डेट में जो एक दिन का समय बचा है, तो 2-2.5 घंटे समय देके जो भी आपने नोट्स बनाए हैं बायोलॉजी के, उस बायोलॉजी के नोट्स को अच्छी तरीके से फिर एक बार रिकॉल कर जाएं, अच्छी तरीके से देख जाएं, सरसरी निगाहों से भी देख जाएं, अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए। क्योंकि मैथ्स के साथ साथ अगर बायो का भी पोर्शन आपका अच्छा होता है तो मेरिट आपकी अच्छी बनेगी, अच्छा आपका नंबर गेन कर पाएंगे। तो पहले नंबर पे बायो को, सेकंड नंबर हम देंगे फिजिक्स को। फिजिक्स के भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साइंस में दूसरा सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं वो फिजिक्स से होते हैं। तो सेकंड नंबर पे हम फिजिक्स को देंगे, तो बायो फिर फिजिक्स को पढ़ लें अगर नोट्स बनाए। फिजिक्स कहने का मतलब ये नहीं कि अब कल लेके आप बैठ जाइएगा, या बायो कहने का मतलब नहीं कि कल वो बुक्स लेकर नए सिरे से पढ़ना स्टार्ट करें। ये उनके लिए है जिन्होंने पढ़ा है, नोट्स बनाया है पूरे साल भर, उनके लिए है कि कैसे वो फिर चीज़ों को रिकॉल कर पाए कम से कम समय में। तो पहला प्रेफरेंस बायो को, फिर सेकेंड प्रेफरेंस आप दीजिएगा फिजिक्स को। केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं भी देंगे, नहीं भी पढ़ते हैं, या थोड़ा बहुत समय बच जाता है तो उसके जो नोट्स हैं उसको भी रिवीजन कर लीजिए। तो ये हो गया साइंस की बात। इसके बाद आते हैं हम जनरल स्टडीज में। जनरल स्टडीज में ध्यान रखें कि यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो करंट के इश्यूज को बहुत अच्छे से पूछता है, यूटिलाइज करता है अपने क्वेश्चन पेपर में। और करंट के टॉपिक में पूछा क्या जाता है सबसे ज्यादा यूपीएससी में, तो यूपीएससी जो है करंट के टॉपिक्स में जो इकोनॉमिकल हुआ, पॉलिटिकल हुआ, जियोग्राफिकल हुआ, या एनवायरमेंटल इश्यूज हुए, वो यूपीएससी आजकल ज्यादा से ज्यादा करंट के ही टॉपिक के रूप में पूछ रहा है। तो अगर आप करंट के साथ साथ करंट में पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल इश्यूज के अगर टॉपिक्स आपने साल भर पढ़े हों, उनको तैयार किए हों, तो उसके बाद आपको अलग से पॉलिटी, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक या एनवायरनमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस वो करंट के टॉपिक आप तैयार रखें तो आपके नंबर अच्छे आएंगे
निश्चित है कि पूछा जाएगा, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बर्निंग टॉपिक जो होती है करंट में वही यूपीएससी पूछता है, अच्छे से पूछता है, कूट के रूप में पूछता है। कि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो वन लाइनर आंसर अब नहीं पूछता है, जैसा कि देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन वो बढ़ाते जा रहे हैं कूट वाले, तो उस रूप में पूछ देते हैं कि एक सही है, दो सही है, तीनों सही है, चारों सही है। तो इस रूप में जो अच्छे से पढ़ा होगा, और बहुत आसान होता है करंट के इश्यूज को पढ़ना। करंट अगर आपने पढ़ा होगा तो एक बार सरसरी निगाह से देख जाएंगे तो आपके दिमाग में हूबहू बैठ जाता है, और वो मैथ्स के तरह 100% गारंटीड क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपने पढ़ा है तो आपको श्योर है कि वो नंबर दे के जाएगा। तो ये तैयार हो जाएंगे। साथ साथ ये ध्यान रखें कि पॉलिटी में करंट के टॉपिक्स के साथ है, करंट में क्या होता है, पॉलिटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस अमेंडमेंट जो होते हैं वो पूछा जाते हैं, अच्छे अमेंडमेंट होते हैं। तो इधर 2 4 5 सालों में जो अमेंडमेंट हुए हों, ये सारे टॉपिक्स तैयार रखें। स्पेशल अमेंडमेंट हुआ, अभी सीए वगैरह हुआ था, तो इस पर आप तैयार रखेंगे। फार्मर बिल जो आया था उसके बारे में थोड़ा तैयारी कर लेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट जो आपका पार्ट 3 है उस पर अच्छी तरीके से फोकस कर लीजिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट से पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं, यूपीएससी पूछती है। तो ये रहा करंट के टॉपिक्स, और साथ साथ करंट के साथ साथ जो है जनरल स्टडीज के भी टॉपिक आप करंट में ही पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स वगैरह पे भी ध्यान है, क्योंकि एनडीए में स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं अच्छे खासे, आपने अगर देखा हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हो तो। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पे जो बात होती है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने में समय गंवा देते हैं, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन तो वैसे भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इधर उस पार्ट्स के। तो हिस्ट्री में भी अगर हमारे पास समय बचता है तो हम बस यही कहते हैं, हमारा स्ट्रेटजी यही रहता है कि गांधीयन पीरियड जो है उनके गांधी के बर्थ से लेके और इंडियन फ्रीडम एक्ट या भारत की आज़ादी तक, कॉन्स्टिट्यूशन जब वो हो जाता है, लागू हो जाता है, तब तक की घटनाओं को अगर हम अच्छे से पढ़ लें, बस उसी के बीच जो आता है वो गांधीयन युग में ही आ जाता है। आपका कांग्रेस का फॉर्मेशन आ जाता है, गरम दल, नरम दल, तमाम क्रांतिकारी घटनाएं जो हुए, उसके बाद गांधी द्वारा चलाया गया मूवमेंट जो है वो सब इसमें आ जाते हैं, तो सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, इसी से नंबर आ जाता है। बहुत ज़्यादा उसके बाद मिडुअल और एंशिएंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन आते हैं, वो अगर आपको आता है तो कर लीजिए, नहीं आता है छोड़ भी दें। पेपर में याद रखिए कि करने के साथ साथ छोड़ने वाला भी हमको क्लियर होना चाहिए कि हम क्या छोड़ सकते हैं। करना ही नहीं आता है, हमको क्या छोड़ना चाहिए, अगर ये हमें पता चल जाएगा तो हमारा सिलेक्शन तब पक्का हो जाता है। तो बहुत सारे होते हैं कि जो करने वाले होते हैं वो तो कर नहीं पाते, जो छोड़ने वाले होते हैं उनके पीछे पड़ के वो मौका गवा देते हैं, उनका समय निकल जाता है और पेपर में जो उनको आते हुए क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। तो ये कर लेंगे। इंग्लिश में याद रखेंगे कि इंग्लिश में पैसेज को सबसे पहले आप वो करेंगे, जीएस का जब पेपर सेकंड पेपर आप करने जाएंगे तो सबसे पहले पैसेज को उठाइएगा, क्योंकि पैसेज हमेशा फ्रेश माइंड से किया जाता है। अगर आपका दिमाग थक गया तो फिर कर पाना जो है पैसेज, क्योंकि पैसेज एक 100% श्योरिटी वाला नंबर होता है, क्वेश्चन होते हैं और आंसर भी आपके सामने होते हैं। तो अगर दिमाग आपका फ्रेश है तो आप आंसर आपके सामने मिलता जाता है, और जितना ही माइंड थकता जाता है, लेथार्जिक होते जाएंगे आप, उतना ही आपके सामने से आंसर निकल जाएगा, आपको पता नहीं मिलेगा ढूंढने में, और समय की बर्बादी हो जाती है। तो मेरा स्ट्रेटजी यही कहता है कि सबसे पहले इंग्लिश में पैसेज को करें, पैसेज के बाद PQRS पे ध्यान दें, स्पॉटिंग द एरर्स पे ध्यान दें, ये नंबर अच्छे होते हैं। और वोकेबलरी को भी अगर आपने वोकेबलरी पढ़ा है, पूरे साल आपने वोकेबलरी पे समय दिया है, इंग्लिश अच्छा है, वोकैब्स अच्छे हैं, तब तो वोकैब्स बहुत द बेस्ट है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वोकेबलरी कैसा है कि उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपका पैसेज, स्पॉटिंग द एरर्स और PQRS जो है वो अच्छे से जाता है तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा वोकेबलरी पे, ये मेरा मानना है। क्योंकि जो आपके नंबर जितना रिस्क लेते जाते हैं उतना आपका नंबर जो आपके सही होते हैं वो भी कटने के चांसेस होते हैं, तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं। वो करें जो कम पढ़ लिख के भी आपके सामने आंसर्स होते हैं उनको कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। PQRS में जैसे क्या होता है कि पकड़ने के चांसेस होती है, क्या पहले होगा या लास्ट वाला, दो के अगर पकड़ लेते हैं तो आपके बाकी बीच के दो जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं कि इससे पहले क्या होगा और इसके बाद क्या आएगा, तो वो लगभग अरेंज हो जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा PQRS में मेरा कहना यही रहेगा, स्ट्रेटजी यही रहता है कि हमेशा ऑप्शन उठा के तब पढ़ना शुरू करें। पहले पहला ऑप्शन उठाएं, पढ़ लें कि क्या आता है, सेकंड ऑप्शन उठा के, वो आपका माइंड, अगर आपके इंग्लिश का समझ सही है तो माइंड बता देता है कि ये वाला ऑप्शन जो है ये सटीक बैठता है।
स्पॉटिंग द एरर्स में भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये ग्रामर का टेस्ट होता है। नहीं, ग्रामर का टेस्ट नहीं होता है। अगर ग्रामर का टेस्ट लेना होता है अगर यूपीएससी को, तो कहती है कि बताओ यहाँ ऑन लगेगा, इट लगेगा, द लगेगा, क्या लगेगा। तो ऐसे ना पूछ के एक सेक्शन में वो बांट देते हैं ABCDE और पूछते हैं किस सेक्शन में गलतियां दिख रही हैं। तो जिन्होंने इंग्लिश की समझ जिनकी अच्छी होगी वो पकड़ लेते हैं कि इस वाले सेक्शन में लग रहा है कि गलती है उस सेक्शन को, तो वो भी नंबर अच्छे होते हैं। तो स्पॉटिंग द एरर्स और PQRS और पैसेज पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, आपका नंबर अच्छे आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। पेपर में हमेशा मैं कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, हमेशा करता भी हूँ और बताता भी हूँ कि जैसे मैथ्स का पेपर मिलेगा तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पेपर मिलता है वैसे ही शुरू हो जाते हैं करना। तो क्या होता है कि पेपर जो आपको पता चले, जो आपको सेट मिला हो, तो आपके लायक जो क्वेश्चंस हैं वो पता चले बीच में या लास्ट में है कहीं पे, और आप शुरुआत से उठा लिए और लड़ते भिड़ते गए, जब लास्ट में पहुंचे तब तक टाइम ओवर हो गया और पता चला कि अरे लास्ट में तो हमारे लायक क्वेश्चन थे जिसपे हमारी पकड़ मजबूत थी, वो छूट गए। तो मात्र 5 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप 100 क्वेश्चन को जांचना चाहते हैं तो मात्र 5 मिनट का टाइम लगेगा। आप एक बार सरसरी निगाह से देख लें और पेन से टिक लगा लें कि कौन कौन सा क्वेश्चन मेरे रडार का है। तो वो क्वेश्चन अगर आपके रडार का सबसे पहला जो 1 घंटे का टाइम है वो अपने क्वेश्चन अपने रडार वाले क्वेश्चन को दे दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो आता है वो कम से कम आप पूरा कर लिए हो, ताकि आपको ग्लानि नहीं होगी पेपर देने के बाद कि अरे ये तो मुझे आता था, ये मेरा क्वेश्चन था, मेरे रडार का था, मैंने छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं होगा। तो पहले उन क्वेश्चन को निपटा दीजिए जिन्हें आप आता है, मात्र आप 5 मिनट का टाइम दोगे। उसके बाद उन क्वेश्चन पे जाइए जो थोड़ा कम जानकारी है या आपको आता है, थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, तब उन क्वेश्चन पे जाइए। तो आपका पेपर जो होगा वो अच्छे से क्लियर होगा। और मैं यही कहूँगा कि कल जो है वो अगर दिन भर पढ़ना चाहें तो द बेस्ट है, पढ़ लें इन चीज़ों को, जैसे मैंने बताया ऐसे रिपीट कर लें, रिवीजन कर लें, रिकॉल कर लें, और करने के बाद शाम को याद रखें कि अपने मनपसंद काम करें, अच्छे से खाएं पिएं। कोई मूवी हो जो आपको के अंदर जोश पैदा करती है, देखने पे आपका मोरल हाई होता है, तो उसको देखें। ठीक है, जैसे लक्ष्य जैसी मूवी है, LOC जैसी मूवी है, इन सब मूवीज़ को देखेंगे आपका मोरल हाई होगा। और फिर आराम से नींद लीजिए, बिल्कुल समय से सो जाइएगा, समय से सोइए, समय से जगिए, फ्रेश होके जाइए पेपर में और क्रैक करके आइए, बी द डिफेंस अफसर, और आप सफल होके दिखाइए। इन सब बातों के साथ all the best to all of you, all the aspirants, all the gentleman cadets who are going to become a gentleman cadets or an officer। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।